नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिस सेशन इज फॉर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट is a part of management accounting used for decision making process for future, and cash inflow and outflow is anticipated, is calculated from different sources, different activities, and these activities are divided into three parts: operating, investing and financing। कहने का मतलब पिछले एक साल में अकाउंटिंग पीरियड में हमारे पास कंपनी में कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ है या कितना कैश यूज हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीन चीजें इसके अंदर कंपोनेंट में, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो कितना कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है उसका सिनारियो हमें पता चलेगा ये तीन डिफरेंट एक्टिविटी के कैलकुलेशन से, जिसमें से दो एक्टिविटी में हमें सीधा सोचना है, उसके रिलेटेड है। एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसके प्रैक्टिकल सम्स हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। अब इसमें इनफ्लो के दो सोर्सेस है, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स। तो एक पहला पार्ट है यहाँ पे इनफ्लो का सेल, और दूसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो दो तरह से इनफ्लो होगा, कैश का इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सेल होना या तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सेल होगा नॉन करंट एसेट्स, जिसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स, ये सब आएगा। उसके साथ साथ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सेल एक पहला पार्ट है कैश इनफ्लो का। दूसरा जो सोर्स है इनफ्लो का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो ये जो मेन सोर्स है इन्वेस्टमेंट के, उसका रिटर्न है। दो सोर्सेस हुए यहाँ पे इनफ्लो के, एक सेल और दूसरा रिटर्न। और आउटफ्लो का एक सोर्स है और वो है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो परचेज की वजह से कैश का आउटफ्लो होगा और सेल और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वजह से कैश का इनफ्लो होगा, जिसकी एंड प्रोडक्ट होगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इनफ्लो के दो सोर्स हुए, आउटफ्लो का एक सोर्स हुआ। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करें तो वहां पे इनफ्लो का एक सोर्स है, किसी भी तरह का प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस किया जाए, चाहे वो ओन फंड्स हो कि बोरोड फंड्स हो। ओन फंड इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोरोड फंड्स होंगे डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सब सोर्सेस है एक्सटर्नल फंड के, यानी बोरोड फंड के। तो जो भी सोर्सेस है, सोर्सेस में से जो प्रोक्योरमेंट होता है फाइनेंस का, वो इनफ्लो का सोर्स है। एक इनफ्लो के सोर्स, दो आउटफ्लो के सोर्स है। आउटफ्लो में क्या होगा, जो हम प्रोक्योरमेंट करते हैं फाइनेंस का, वहां पे रीपेमेंट हो जाए यानी रिडेम्पशन हो जाए। तो रिडेम्पशन बेसिकली होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स। रीपेमेंट होगा लोन का, डिक्रीज होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन। यानी ये जो रिडेम्पशन, रीपेमेंट या डिक्रीज इन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, ये एक आउटफ्लो का सोर्स बनता है। और उसके साथ साथ जो हम रिटर्न प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस पे, दो तरह के रिटर्न है, बॉन्ड्स पे, डिबेंचर पे, पब्लिक डिपॉजिट्स पे, बैंक ओवरड्राफ्ट पे, कैश क्रेडिट पे, शॉर्ट टर्म लोन पे हम इंटरेस्ट देते हैं, और इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे हम डिविडेंड देते हैं। तो ये जो दोनों ये जो आउटफ्लो के सोर्सेस है वो याद रखने हैं। एक है रिडेम्पशन या रीपेमेंट और डिक्रीज, और दूसरा सोर्स है रिटर्न ऑन दिस सिक्योरिटीज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जिसके बेसिस पे हमने यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रीवियस सेशन में देखे थे। तो दो सोर्स इनफ्लो के और एक आउटफ्लो का इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग, और एक सोर्स है इनफ्लो का और दो सोर्स है आउटफ्लो के, जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अब यहां पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे रिवर्स प्रोसीजर है। ये डायरेक्ट प्रोसेस है, यानी जो एस्पेक्ट के रिलेटेड है वही आइटम से हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग में उल्टा सोचा जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो डिटरमाइन करने के लिए we need to start with change in profit, means profit of the year। और प्रॉफिट ऑफ द ईयर से स्टार्ट करने के बाद पहला जो स्टेज आएगा एडजस्टमेंट का, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसको ऐड करना है, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, बट कैश फ्लो पे उसकी इंपैक्ट नहीं है। इसलिए नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम उसको ऐड करना है। नॉन कैश की कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं है, इसलिए ऐड बैक करना है। और जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है वो ऑलरेडी अदर देन ऑपरेटिंग यानी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, इसलिए उसको यहां से ऑपरेटिंग में से हटाया जा रहा है और दूसरी दो एक्टिविटी में सेट किया जा रहा है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, इसलिए हमने पीएनएल डेबिट की ये सारी आइटम को लिस्ट आउट किया है, जिसमें डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन होगा टेंजिबल एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन होगा इनटेंजिबल एसेट्स यानी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट का।
writing off of fictitious asset or leasehold property, then any amount is transferred to any reserve, either general or specific. जो reserve में हम transfer करते हैं वो amount है. Then any type of provision is created, provision for tax, provision for doubtful debts, provision for discount reserve on debtors, etc. तो ये सारी जो आइटम है यहाँ पे ये नॉन कैश है, इसको हटाया जा रहा है इसलिए क्योंकि इसका कोई इंपैक्ट कैश फ्लो पे नहीं है. और यहां से नीचे जो आइटम्स है वो नॉन ऑपरेटिंग है बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, इसलिए इसको यहां से एलिमिनेट करके अप्रोप्रिएट पोजीशन पे रिस्टोर किया जा रहा है. तो उसमें आता है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म लोन, जो यहाँ पे प्लस होगा हटाने के लिए, और ये इफेक्ट जाएगा यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होने के लिए क्योंकि ये कैश का आउटफ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फिर यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए यहां से एलिमिनेट होके यहाँ पे माइनस होगा डिविडेंड के फॉर्म में. देन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है इसलिए यहां से एलिमिनेट होगा. जो लेस कर रहे हैं हम, जो पीएनएल क्रेडिट की आइटम है, यहाँ पे भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटाया जा रहा है क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट पे इफेक्ट है और वो कैश फ्लो को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो दूसरी एक्टिविटी में चला गया है इसलिए यहां से हटा के दूसरी एक्टिविटी में उसको प्लेस करना है. उसके लिए इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड रिसीव. तो ये तीन आइटम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के रिलेटेड, इसलिए पीएनएल क्रेडिट में होने की वजह से यहाँ पे माइनस करेंगे और उसको प्लेस करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के रिटर्न के तौर पे. और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिकॉज आइदर लॉस हो या प्रॉफिट हो उसके बाद ही सेलिंग प्राइस डिटरमाइन होगी और यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस ऑफ असेट को रिकॉर्ड करते हैं. तो इस तरह से यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल तक पहुंचते हैं. और फिर एडजस्टमेंट है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के. करंट एसेट्स इंक्रीज हो या करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो तो आंसर माइनस में, और करंट एसेट डिक्रीज हो या करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो तो ये आंसर प्लस में. तो वो स्टेज आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस और उसमें से टैक्सेस पेड माइनस करने के बाद आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ये जो पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ये फर्स्ट फ्रेम था, फर्स्ट सेशन था जिसके अंदर हमने उसके प्रैक्टिकल सम्स देखे. जो 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज में थे वो हमने डिस्कस किए और उसके साथ ये फॉर्मेट डिटेल में डिस्कस हुआ था. आज का ये सेशन है अभी ये 2 एक्टिविटी के क्वेश्चंस के लिए स्पेशली फॉर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो अब इसमें याद रखना है, सीधा सोचना है, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो के 2 सोर्सेस सेल एंड रिटर्न और आउटफ्लो का एक सोर्स परचेस, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो का एक सोर्स इश्यू या प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, और आउटफ्लो के लिए 2 सोर्सेस है रिडेम्पशन एंड रिटर्न ऑन दिस सिक्योरिटीज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. तो दिस पर्टिकुलर सेशन इज एक्सक्लूसिवली फॉर दीज 2 एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको स्टडी करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 18 में अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ मशीन, सेल ऑफ फर्नीचर, डिविडेंड रिसीव्ड, पेड फॉर गुडविल, इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड लोन बोरोड. जब भी हमारे पास ये लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आता है तो हमें वो पर्टिकुलर एक्टिविटी की आइटम्स को ही कंसिडरेशन में लेना है, बाकी सब आइटम्स को एक्सक्लूड कर देना है. तो यहाँ चेक करते हैं, हमें पूछा गया है कि ऑब्टेन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट है उसके रिलेटेड बात होगी. तो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो पहली आइटम है उससे कैश बढ़ेगा, यानी कैश का इनफ्लो होगा. इनफ्लो का एक सोर्स है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो पहली आइटम आएगी पॉजिटिव में. ऐड और लेस 2 पार्ट में हम यहाँ पे कैश फ्लो को डिटरमाइन करेंगे और उसकी नेट अमाउंट निकलेगी. तो पहले सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 88,000 पॉजिटिव. दूसरा है परचेज ऑफ लैंड. अब लैंड जो है वो टेंजिबल एसेट, नॉन करंट एसेट का हिस्सा है और उसको परचेज करने पे वो वैल्यू कम, मींस कैश का फ्लो कम होगा, रिड्यूस होगा, इसलिए परचेज ऑफ लैंड आएगा नेगेटिव अमाउंट 1,48,000. उसके बाद है परचेज ऑफ मशीनरी, सेम कैटेगरी, माइनस होगा यहाँ पे 98,000. उसके बाद है सेल ऑफ फर्नीचर. अब सेल ऑफ फर्नीचर से कैश फ्लो बढ़ेगा इसलिए वो ऐड होगी आइटम यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर 45,000. उसके बाद है डिविडेंड रिसीव. तो डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टमेंट का एक रिटर्न है, ये दूसरा सोर्स है, पहला सेल और दूसरा रिटर्न. तो उसमें हमें डिविडेंड मिला इसलिए डिविडेंड रिसीव्ड एक पॉजिटिव अमाउंट के तौर पे आएगा 40,000. देन पेड फॉर गुडविल. पेड फॉर गुडविल मींस परचेज ऑफ गुडविल. सो परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड इट इज पार्ट ऑफ कैश आउटफ्लो, तो वो माइनस होगा 32,000. उसके बाद की जो 3 आइटम है इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड लोन बोरोड, इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी and we are asked to compute cash flow from investing activity. तो ये खास ध्यान रखना है ये चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ डील करते वक्त
कि जो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के आइटम नहीं है उसको छोड़ देना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो ये 3 आइटम इस क्वेश्चन के लिए इररिलेवेंट है क्योंकि इट बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे ये 3 आइटम प्लस में आएगी, पॉजिटिव कैश फ्लो, और ये 3 माइनस करने पे कैश यूज्ड हमें मिलेगा 1,05,000। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, उसमें 2 साल के बैलेंसेस दिए गए। तो बैलेंसेस में से हमें अमाउंट निकालना है। जैसे सबसे पहले प्लांट एंड मशीन की वैल्यू दी गई है, ओपनिंग बैलेंस 720 एंड क्लोजिंग इज 920। तो 720 से 920 यानी 2 लाख रुपए का परचेज किया गया है, 2 लाख रुपए का प्लांट मशीन परचेज हुआ है। तो ये कैश का आउटफ्लो है, इसलिए यहाँ पे इसका फाइनल आंसर है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसमें सबसे पहले आएगा प्लांट एंड मशीन का परचेज 2 लाख रुपए का। तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, लेस में आएगा ये अमाउंट, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन फंड ऑन प्लांट एंड मशीन। अब डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, तो इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा। गुडविल 95 से 90 हुआ है, यानी गुडविल अमोर्टाइज्ड हुआ है। ध्यान रखना है, यहाँ पे नेग्लिजिबल अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट है। 95 से 90 हुआ है, तो जो स्मॉल अमाउंट है वो अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स होता है, और अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। अगर एसेट सेल हुआ होता, अगर इंटेंजिबल एसेट सेल हुआ होता तो हम डेफिनेटली रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। पेटेंट्स, अब पेटेंट्स के केस में ओपनिंग बैलेंस 130 और क्लोजिंग 70 है, तो पेटेंट्स भी गुडविल की तरह इंटेंजिबल है, पर गुडविल में जो अमाउंट है वो माइनर नेग्लिजिबल अमाउंट है, 95 से 90 हुआ है, तो स्मॉल अमाउंट है। लेकिन पेटेंट्स के केस में 130 से 70,000 हो गया है, यानी एक साइजेबल अमाउंट में डिक्रीज हुआ है पेटेंट्स। तो हमें क्वेश्चन में चेक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट राइट ऑफ नहीं हुआ होगा 1 साल में, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन होगी कि एसेट्स को बेचा गया है। तो ये क्वेश्चन के एंड में हमें बताया गया है कि सम ऑफ द पेटेंट्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्वेश्चन की ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है कि पेटेंट्स में राइट ऑफ नहीं हुआ है, पेटेंट्स को बेचा गया है। तो 130 से 70 हुआ है, यानी 60,000 कम हुआ है पेटेंट्स, तो 60,000 सेल ऑफ पेटेंट्स है, इसलिए वो पॉजिटिव अमाउंट के साथ आएगा। उसके बाद है 10% इन्वेस्टमेंट, वो 2,70,000 से 95,000 हो गया है, यानी यहाँ पे भी ये रिडक्शन हुआ है, तो ये इन्वेस्टमेंट को भी बेचा गया होगा, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा 1,75,000। 270 माइनस 95 इज 1,75,000। उसके बाद जनरल रिजर्व 30 से 45 हुआ, यानी ट्रांसफर टू रिजर्व है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ट्रांसफर टू रिजर्व। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40 और 60, यानी 20,000 का प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक लोन, ये दोनों आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों आइटम भी नहीं आएगी, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो को डिटरमाइन करेंगे। और लास्ट आइटम है करंट लायबिलिटी, एंड करंट लायबिलिटी इज पार्ट ऑफ दिस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल है, उसके बाद के स्टेज पे आता है, इसलिए ये आइटम भी एक्सक्लूड करेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास जो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें से प्लांट एंड मशीन, पेटेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट, 3 ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। रेस्ट ऑफ द आइटम्स बिलोंग्स टू डिफरेंट एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग, सो नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ऑब्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये जो आइटम्स है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। और लास्ट एक यहाँ पे एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000, तो 18,000 का इंटरेस्ट हमें मिला है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ इसलिए वो प्लस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आइटम 18,000। 3 सोर्स इनफ्लो के है, यहाँ पे एक आउटफ्लो का हुआ 2 लाख रुपए, तो फाइनली 53,000 की जो पॉजिटिव अमाउंट आएगी वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये नेट कैश फ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद हमने सर्टेन इलस्ट्रेशंस को यहाँ पे लिस्ट में लिया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 11 में हमें दिया गया है मशीन का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बुक वैल्यू ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन एंड सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन, यानी एक एसेट के रिलेटेड बैलेंसेस दिए गए। तो एक एसेट के अकाउंट को हमें पहले स्ट्रक्चर करना होगा, मशीन अकाउंट। अब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है यहाँ पे 4,50,000, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा 4 लाख। उसके बाद 25,000 रुपए की बुक वैल्यू ऑफ मशीन को बेचा गया है, जिसकी सेलिंग प्राइस 15,000 है, बुक वैल्यू 25,000 है और सेलिंग प्राइस 15,000 है, यानी 10,000 रुपए का लॉस हुआ है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट में आएगा बाय बैंक सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट 15,000, और 25,000 का एसेट
15,000 में गया यानी 10,000 का लॉस हुआ है, तो लॉस इज ऑल्सो क्रेडिट साइड ऑफ मशीन अकाउंट बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000। तो इस तरह से सेलिंग प्राइस और लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे। करंट ईयर में एनुअल डेप्रिसिएशन यहाँ पे मशीन पे प्रोवाइड किया गया 50,000, तो 50,000 क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट आएगा बाय पीएनएल डेप्रिसिएशन 50,000। तो ये इंफॉर्मेशन के बाद जब हम मशीनरी अकाउंट को क्लोज करेंगे, इस लेजर को बंद करेंगे, तो डेबिट साइड पे मिसिंग आइटम है, क्योंकि क्रेडिट का टोटल है 4,75,000 और डेबिट में डिफरेंस आ रहा है 25,000। तो ये जो आइटम होगी वो मिसिंग आइटम है परचेस ऑफ मशीन का। यानी कोई भी एसेट के लेजर में डेबिट साइड परचेज आता है, क्रेडिट साइड सेल एंड डेप्रिसिएशन। तीन ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या एस्पेक्ट होते हैं किसी भी एसेट में, परचेज, सेल एंड डेप्रिसिएशन। परचेज ऑन द डेबिट साइड, सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑन द क्रेडिट साइड। तो ये तीन में से कोई जो मिसिंग आइटम है वो हमें ढूंढ निकालनी है लेजर को प्रिपेयर करके। जैसे हमने ये मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर किया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखे, यहाँ पे एनुअल डेप्री 50,000 मेंशन किया, सेलिंग प्राइस एंड लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, लेकिन लॉस था इसलिए क्रेडिट साइड आया 10,000। और जो डिफरेंस का फिगर हमें मिला वो परचेज ऑफ असेट है, क्योंकि डेबिट साइड डिफरेंस मिला है। तो याद रख लेना है, असेट अकाउंट में अगर डेबिट में डिफरेंस आए तो वो परचेज, और क्रेडिट में दो मिसिंग आइटम हो सकती है। अगर सेल दिया है तो डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन दिया है तो सेल ऑफ असेट होगा। तो यहाँ पे परचेज ऑफ असेट जो मिसिंग था वो 25,000 मिला। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो ही आइटम यहां पे से आएगी, एक परचेज ऑफ असेट 25,000 नेगेटिव और दूसरा सेल ऑफ असेट 15,000 पॉजिटिव। इसलिए नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 10,000। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि मशीनरी अकाउंट में जो ये लॉस है, ये डेप्रिसिएशन है, वो सब कहां जाएगा? तो ये जो आइटम्स हमने ढूंढी है मिसिंग आइटम्स के तौर पे, ये आइटम्स यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगी, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऐड किया जाता है क्योंकि वो पीएनएल डेबिट की आइटम है, तो उसकी इफेक्ट हटानी है। और दूसरा यहाँ पे है डेप्रिसिएशन, वो भी पीएनएल डेबिट की आइटम है, इसलिए वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस आएगा। तो हमें सिर्फ बैंक वाली जो एंट्री है, एक है परचेज ऑफ असेट, दूसरा है सेल ऑफ असेट, उसी से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सेल ऑफ मशीन है 15,000 और परचेज ऑफ मशीन है 25,000। सो नेट कैश यूज्ड इज 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 12 में फर्नीचर का अकाउंट है जिसमें ओपनिंग बैलेंस 12 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 18 लाख दिया है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2 लाख रुपए दिया है, ये पीएनएल डेबिट की आइटम है इसलिए ऑपरेटिंग में जाएगा। सेल ऑफ फर्नीचर दिया है 4 लाख और बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड इज 3,20,000। 4 लाख का फर्नीचर 3,20,000 में बेचा, यानी 3,20,000 का फर्नीचर 4 लाख में बेचा गया है। सेल ऑफ फर्नीचर इज 4 लाख and book value of furniture sold is 3,20,000. So an asset of 320 sold for 4 lakh, 80,000 का प्रॉफिट है। अब 80,000 का प्रॉफिट है तो पहले हम सेलिंग प्राइस यहाँ रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, बाय बैंक 4 लाख रुपीस, और उसका जो प्रॉफिट है 80,000 इट विल कम ऑन डेबिट साइड ऑफ फर्नीचर अकाउंट एंड इट विल बी पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां से माइनस होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। और ये जो डेप्रिसिएशन है 2 लाख रुपए का एनुअल डेप्रिसिएशन, दैट विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी और वो ऐड होगा। अब यहां पे क्रेडिट साइड में टोटल 24 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का डेप्री, 4 लाख रुपए का सेल और 18 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, टोटल इज 24 लाख। तो टोटल 24 लाख डेबिट साइड लिखने पे यहाँ पे जो मिसिंग अमाउंट आएगी 11,20,000, इट्स अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर। ये खरीदा गया है, परचेज ऑफ फर्नीचर है, तो यहां से हमें दो आइटम मिलेगी, एक सेल ऑफ फर्नीचर और दूसरा होगा परचेज ऑफ फर्नीचर। तो सेल ऑफ फर्नीचर 4 लाख और परचेज ऑफ फर्नीचर 11,20,000। सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 7,20,000। तो बाई चांस इस तरह से कोई असेट का लेजर पूछ लिया जाए बैलेंसेस देके, तो खास ध्यान रख के प्रिपेयर करना है। डेबिट साइड परचेज मिसिंग हो सकता है और क्रेडिट साइड डेप्रिसिएशन या तो सेल ऑफ असेट। अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है तो असेट में वो डेबिट साइड आएगा, और अगर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। पर वो एसेटेन करना है विद द कंपैरिजन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस ऑफ असेट। इसको कंपेयर करके हमें प्रॉफिट लॉस का पता चलेगा। प्रॉफिट डेबिट साइड मेंशन करना है लेजर में और लॉस को क्रेडिट साइड, और मिसिंग आइटम ऑब्टेन करना है। ये दोनों केस में परचेज ऑफ असेट मिसिंग था, यहाँ पे 25,000, यहाँ पे 11,20,000। एक इलस्ट्रेशन नेक्स्ट 13 नंबर में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो उसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आएंगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख रुपए। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि सम ऑफ द एसेट्स
इन द बिगिनिंग 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर 3 लाख। 40% इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग यानी ईयर के स्टार्टिंग में 4 लाख का 40% होगा 1,60,000। 1,60,000 की एसेट को 3 लाख में बेचा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा 1,40,000 का। तो अदर देन दीज टू बैलेंसेस हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेंशन करेंगे 3 लाख रुपए, और उसका जो प्रॉफिट है वो आएगा डेबिट साइड में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो डिफरेंस का जो फिगर हमें मिलेगा वो होगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसकी अमाउंट है 3,60,000। ये इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 असेट्स के भी केस दिए गए, पर उसके केस मोर और लेस सेम है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट में एक पॉइंट हमें समझना है कि एसेट में 3 मिसिंग आइटम हो सकती है, क्रेडिट में 2, सेल एंड डेप्रिसिएशन, और डेबिट में परचेज। लेकिन इन्वेस्टमेंट के केस में परचेज और सेल 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि यहां डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट है इसलिए। तो ध्यान रखना है कि अगर इन्वेस्टमेंट में डेबिट साइड मिसिंग है तो वो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और क्रेडिट साइड कुछ मिसिंग है तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में। यहां पे सेल दिया गया है इसलिए हमने परचेज ढूंढ निकाला, और उसकी अमाउंट है 3,60,000। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिलेटेड है, वो क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 एक्सरसाइज में से। तो पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिलेटेड। तो अगेन एक बार याद कर लेते हैं, इनफ्लो का एक सोर्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस आइदर इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, कोई भी नाम से दिया। और आउटफ्लो के 2 सोर्सेस, एक रिडेम्पशन या रीपेमेंट, और दूसरा है रिटर्न ऑन दिस सिक्योरिटीज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो ये चीज को ध्यान में रख के ये हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो के ये 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में पहली आइटम है परचेज ऑफ लैंड। अब यहां पे भी इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग की कोई भी आइटम हो तो उसको अवॉइड करना है, हमारा फोकस सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो के लिए हो जाना चाहिए। तो परचेज ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग है तो वो नहीं आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू यानी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए 1,45,000 इज इनफ्लो ऑफ कैश, इसलिए वो ऐड होगा यहाँ पे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो कैश का आउटफ्लो होगा इसलिए लेस में आएगा, यहाँ पे माइनस में आइटम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कम हो रहा है इसलिए 70,000 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। उसके बाद है बैंक लोन बोरोड, लोन प्रोक्योर किया गया है तो ये इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। लोन अगर बोरोड है तो वो इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए लोन बोरोड आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आइटम में 90,000। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड है अमाउंट 6,000, ये आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है इसलिए यहाँ पे माइनस में आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। डिविडेंड पेड अगेन कैश का आउटफ्लो है, क्योंकि कोई भी रिटर्न हो, दोनों में से कोई भी रिटर्न हो, इधर इंटरेस्ट पेड हो या डिविडेंड पेड हो, ये आउटफ्लो को प्रेजेंट करते हैं इसलिए यहाँ पे डिबेंचर के बाद डिविडेंड पेड 8,000। उसके बाद डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो वो डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, फाइनेंसिंग का हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सेल ऑफ फर्नीचर भी इन्वेस्टिंग का है, परचेज ऑफ मशीन भी इन्वेस्टिंग का है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, और लास्ट में पेड फॉर पेटेंट्स यानी इंटेंजिबल एसेट्स को खरीदा गया है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। यानी डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड से लेके ये 5 आइटम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पार्ट में नहीं आएगा। हमारा सिर्फ फाइनेंस का काम है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना है, इसलिए ये इनफ्लो के 2 सोर्सेस 145 90,000 उसका टोटल है, और उसमें से आउटफ्लो के सोर्सेस माइनस करने पे 91,000 का हमें कैश फ्लो मिलेगा, पॉजिटिव कैश फ्लो है। सो कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में हमें 2 साल की कंपैरिजन दी गई है, जिसमें पहले है 10% डिबेंचर जिसका ओपनिंग बैलेंस 195 था और क्लोजिंग बैलेंस 245 है, यानी सोर्स बड़ा है, यानी डिबेंचर इश्यू किए गए तो इससे कैश आया होगा, इसलिए 195 to 245 50,000 रुपए का इश्यू ऑफ डिबेंचर का केस है तो पॉजिटिव कैश फ्लो में आएगा। स्टेटमेंट हमें एक्सक्लूसिवली फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो पहला आएगा इश्यू ऑफ डिबेंचर 50,000। दूसरी आइटम है इक्विटी शेयर कैपिटल जो 250 से 345 हुआ है, तो 250 से 345 यानी डिफरेंस जो आएगा वो अमाउंट है 95,000 रुपीज का, वो भी इश्यू किया गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा है यानी कैश भी बढ़ा है, कैश आया होगा। उसके बाद 12% डिबेंचर 150 से 1 लाख हुआ है, रिड्यूस हुआ है यानी रिडेम्पशन हुआ होगा, रीपेमेंट हुआ होगा, तो रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर में 50,000 आएगा।
उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 से 80,000 हुआ है, 1,00,000 to 80,000 यानी 20,000 का रिडेम्पशन यहाँ पे भी है, तो माइनस करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस है 68 और क्लोजिंग है 45, तो रिडक्शन हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर रिड्यूस हो रहा है तो वो भी एक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इस तरह से यहाँ पे ये भी माइनस करेंगे, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 23,000। तो ये सारी आइटम जो हमें दी गई थी वो फाइनेंसिंग की थी, इसलिए उसको मेंशन किया है। 2 इनफ्लो है और 3 आउटफ्लो है। उसके बाद एडजस्टमेंट में दिया गया डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 12,000, तो इंटरेस्ट पेड ऑन एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, माइनस करेंगे। सो डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 12,000 माइनस होगा। फिर दिया गया पेड 22,000 फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी इक्विटी प्रेफरेंस के सोर्स का रिटर्न है, तो ये भी माइनस में जाएगा, आउटफ्लो है। इसलिए डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट इज 22,000। देयर इज अ मिस्टेक, टेक्निकल मिस्टेक इन क्वेश्चन नंबर 21। आपको दिया गया है कि पेड बैंक ओवरड्राफ्ट ₹4,000 लास्ट एडजस्टमेंट में, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट के ऑलरेडी बैलेंस शीट है हमारे पास और उसमें 68 से 45 हुआ है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट रिड्यूस हुआ है, इसलिए रिडक्शन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट को ऑलरेडी हम ले चुके हैं यहाँ पे। तो फेयर चांसेस यहाँ पे है पेड 4,000 फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, चांसेस है 4,000 पेड फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, तो इसको इंटरेस्ट की तरह कंसीडर करते हुए आउटफ्लो में लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट पेड 4,000, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट वर्ड मिसिंग है, पेड फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, पेड फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट होना चाहिए, वो आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, तो 4,000 नेगेटिव। फाइनली समराइज करें तो 14,000 का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है एंड इट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किए। Last session was about operating activities, and in this session, particularly for investing and financing activities, please go through this illustration to ascertain necessary information about missing item of asset and investment account. Further questions will be there in the next session. Thank you.